तो कैसे हैं आप लोग। आज एक तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद जो है बगैर किसी एजेंट के थ्रू आप खुद जापान अगर आना चाहते हो। उन लोगों के लिए तो मैंने बहुत सारे रास्ते बताए मैंने कि जो जापान आना चाहते हैं प्रॉपर जो है स्कॉलरशिप पे। और स्कॉलरशिप मोस्टली उन लोगों के लिए है जो जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जिनकी परसेंटेज अच्छी है, जिन्होंने अगर बैचलर्स की डिग्री की हुई है, 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्री पाकिस्तान में। अगर ऐसे लोग जिनके पास नहीं है तो उनके पास फिर कौन सा ऑप्शन है। अक्सर मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि भाई ये कंपनी है, मुझे ये एजेंट मुझसे 30 लाख मांग रहा है, तो क्या मुझे जो है ये करना चाहिए, यहाँ पे जो है जॉब मतलब वो मुझे दे रहा है, तो मुझे पता नहीं कि ये रियल है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आप उनसे पूछो कौन सी कंपनी है, आपका क्या काम होगा। मोस्टली अगर वो कंपनी जापानीज नहीं है तो वो फिर ये है कि जो हमारे ही यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग होते हैं उनकी कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पे इस तरह लोगों को ले आते हैं। असल में वो आपको जॉब नहीं देते, जॉब यहाँ पे आपको एक वर्क वीज़ा शो करते हैं, यहाँ पे आपको खुद आगे जॉब ढूंढनी है। तो ना आपको लैंग्वेज आती है, ना आपके पास कोई डिग्री है, तो कोई और कंपनी आपको क्यों जॉब देगी। तो फिर वो मजबूरन किसी किसी और तीसरे बंदे के पास, किसी पाकिस्तानी के पास, किसी इंडियन के पास काम करते हैं। तो वो ये है कि हैंड कैश पे काम करते हैं, जस्ट मतलब कोई एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं होता, वो वीज़ा के लिए नहीं होता, जस्ट आपको कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए। और वो आपको बहुत ही, उनको पता है आपको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप ऑलरेडी उस दूसरी कंपनी के वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आए हो। तो वो आपको बहुत ही कम पैसा देते हैं। मतलब यहाँ पे वो कहते हैं हम आपको 1.5 लाख देने के, तो वो 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर 1.5 लाख है तो यहाँ पे तो मतलब मुश्किल से वो 6 मान मुश्किल से बनते हैं जैपनीज, मतलब 60,000। तो यहाँ पे 60,000 कुछ भी नहीं है। और उनकी जो रहने की हालत होती है, कंटेनर वगैरह में सोते हैं, बहुत ही गंदी कंडीशन होती है। तो इस तरीके पे बिल्कुल भी कभी भी जापान आप ना आए। हाँ, आपको जो है मैं आपको बताता हूँ कि उससे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, आप जापान आना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो ये है कि लैंग्वेज के लिए। अब लैंग्वेज के लिए भी लोग फिर एजेंटों के पास जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने खुद सर्च करना है, आपने खुद अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं लैंग्वेज के लिए। तो सबसे जो पैसे रिक्वायरमेंट होती है, एक तो ये है कि उसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। जो मैंने अगर स्कॉलरशिप पे बताया, तो स्कॉलरशिप आपको जापान गवर्नमेंट देती है, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होता। यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब ऐसे सर्टन उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई, लेकिन यह है कि आपके जो अकाउंट आप शो करोगे उसमें एक कंटिन्यूस फुल ऑफ अमाउंट, फुल ऑफ मनी होना चाहिए कि आपके पास एक सर्टन इतने महीनों से। तो आपको तकरीबन पिछले 3-4 महीनों की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, ठीक है। अब कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कि इतनी हो, लेकिन जितनी ज़्यादा हो उतना बेहतर है। तो लगभग अगर मैं समझता हूँ कि उसमें होने चाहिए 60-70 लाख, अगर उसमें होते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब कैसे स्कूल ढूंढने, कैसे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जापानीज स्कूल। सबसे पहले उसमें ये होता है कि आपको बेसिक लैंग्वेज जो है वो आपको पाकिस्तान से करना है। अगर आप पाकिस्तान गूगल पे सर्च करोगे, ज़्यादा लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में भी वहाँ नहीं जानता, लेकिन आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको लोगों के उस पर रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। एक है कराची में है हारू के नाम से। तो उसके अलावा भी हम थोड़ा वो भी सर्च करेंगे कि पाकिस्तान में और कौन कौन से हैं, लेकिन उसकी मैं ये गारंटी नहीं देता कि वो रियल हैं, वो जो है प्रॉपर स्कूल्स हैं, सही हैं, या जस्ट एक लैंग्वेज पढ़ाते हैं। तो इसको मैं, आप ये करोगे कि पहले आप स्कूल ढूंढोगे जापानीज़, उनसे आप पूछोगे कि आप पाकिस्तान से कौन से इदारे का जो है मैं बेसिक लैंग्वेज है सर्टिफिकेट किस इदारे से पास करूँ जिसको आप एक्सेप्ट करोगे, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे कि जापान में कौन किस तरह हम ढूंढें कि लैंग्वेज स्कूल कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं स्कूल में एडमिशन लेने के। तो अभी जो है वो ज़्यादा बेहतर, अगर आपको कोई वर्क वीज़ा देता है तो बेहतर ये है कि आप अपने लैंग्वेज स्कूल पे आओ, यहाँ पे आप 1 साल लैंग्वेज सीखो। और लैंग्वेज सीखने के बाद फिर फर्दर आपने आगे पढ़ना है या आपने आगे जो जॉब करनी है, दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी ज़रा हम जाएंगे लैपटॉप पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है आप सर्च कर सकते हो जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स। आप सिटी के नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स इन आइची, जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स इन ओसाका, जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स इन टोक्यो, और आप जनरली इवन जापान भी सर्च कर सकते होते हो। तो अब कहाँ पे करना चाहिए, आई थिंक इट डजेंट रियली मैटर। हर किसी जगह के अपने फ़ायदे और नुकसान है। अगर आप टोक्यो से कहीं, टोक्यो में यह है कि जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है अगर आप टोक्यो में ढूंढते हो। अगर बाहर आप ढूंढते हो तो फिर यह है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन फिर वो टोक्यो के मुकाबले रहना और खाना पीना वगैरह थोड़ा चीप हो सकता है। तो ये थोड़ा बहुत, मतलब जापान में रेट्स में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अपार्टमेंट्स के रेट में फ़र्क होता है। आप अगर इस तरह भी सर्च कर सकते हो टोक्यो, ओसाका, नगोया, ठीक है। हम फिलहाल जनरल कर रहे हैं कि जापान। तो
ये जी है यहाँ पे एक वेबसाइट हमें मिली है जिन्होंने हमें लिस्ट दी हुई है बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स की। अब ये है एक ये स्कूल है, ठीक है। अब आप अक्सर ये कहेंगे कि हमें चीप वाला चाहिए, तो हम ये चीज़ भी हम बाद में सर्च करते हैं। ये है क्योतो जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ से कोई स्कूल सर्च, इसको हम जैसे गूगल पे डालेंगे तो हमें जो है उनकी आ जाएगी वेबसाइट ना, तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। अब इनके पास ये इन्होंने बताया कि कब जो है इनकी किस तरह के, अक्टूबर में भी इनके एक इनटेक होता है, अप्रैल में भी होता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो यहाँ से जो है हम जाते हैं इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं काइची, तो ये है कहाँ पे, ये टोक्यो में है ये वाला स्कूल, ठीक है। तो आप इसी तरीके से किसी भी स्कूल को सर्च कर सकते हैं। हम जो है फॉर एग्जाम्पल हम इसी को कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है उनकी टॉप पे ये भी आ गई उनकी वेबसाइट। अब ये यहाँ पे किस लैंग्वेज में हमें चाहिए भाई, इंग्लिश में, ठीक है। और ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें वीज़ा इस स्कूल में इजी लग जाता है अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें तो। ये अप्रूव्ड है फ्रॉम द इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ जापान। अब ये इसमें यहाँ पे इनकी फीसेस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जिस तरह ये है, एक तो होता है 1 ईयर कोर्स है, फिर ये है 1.5 साल का कोर्स। जो 1 ईयर का कोर्स है उसका जो उसका एनरोलमेंट है वो अप्रैल में, मतलब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और इसकी जो है 1.5 साल वाले की अक्टूबर में होती हैं, और 2 साल वाले की जो है वो भी अप्रैल में है, ठीक है। तो अब जो है ये इसकी इनकी फीसेस हैं कि 1 साल की फ़ीस की कितनी जो है वो फ़ी है, तो ये यहाँ पे फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये 2 साल के कोर्स की फ़ी है कि वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हर स्कूल जो है आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उनकी फ़ी और ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन होती है। अब हम बात करते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, इसमें ये भी है कि हॉस्टल्स भी इसमें अवेलेबल हैं, तो आप इनकी हॉस्टल में भी रह सकते हैं। अगर आप बाहर प्राइवेटली बाहर रहना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी पे है। तो ये हॉस्टल की अपनी फ़ी वगैरह बताई है, तो फ़ी बहुत ही मतलब मुनासिब है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये उनकी फ़ी है तकरीबन, मतलब ये उनके पास डिफरेंट हॉस्टल्स हैं तो हर किसी की थोड़ी बहुत अलग अलग फ़ी होगी, तो ये पर मंथ उन्होंने रेट बताया है। तो हॉस्टल के हिसाब से जापान और स्पेशली टोक्यो में ये फ़ी तो मैं कहता हूँ बहुत ही मुनासिब फ़ी है, ठीक है। और ये इनकी मेल एड्रेस है, तो इस तरह हर स्टूडेंट ने अपनी कोई भी टीचर से डिस्कस करनी है आप यहाँ पे उनको ईमेल कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे भी अगर आप उनको कोई मैसेज लिखना है, अपना नाम यहाँ पे लिखोगे, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, तो आप जापान में नहीं है तो यहाँ पे आप पाकिस्तान का फ़ोन नंबर रखोगे, और यहाँ पे उनको जो भी मैसेज आपने जो भी चीज़ पूछनी है यहाँ पे आप डाल के उनको सेंड कर देंगे, तो वो भी उनके सिस्टम में जाएगा और वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम और भी इंफॉर्मेशन हमें देखना है, स्कूल गाइड बुक, तो यहाँ पे हमें इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। यहाँ पे भी कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अब जिस तरह 1 ईयर का कोर्स है तो स्टार्ट एट लेवल N3, तो 2 ईयर का कोर्स है तो ये जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, 2 ईयर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसमें लेते हैं तो हो सकता है फिर आपको जो है वहाँ पे कोई शॉर्ट कोर्स करने की ज़रूरत ना ही पड़े, तो आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और ये जो है आपको N3 से पढ़ा रहे हैं तो आपको N4 लेवल तक वहाँ पे पहले सीखना पड़ना है। और यहाँ पे N5 से ये जो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपने, तो नॉर्मली जो हमारी कंट्री से लोग आते हैं वो ये 1.5 ईयर वाला कोर्स लेते हैं, क्योंकि वो N5 वहाँ से पास करते हैं और N4 जो है यहाँ से ये इनका कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका जो है अक्टूबर में जो है ये स्टार्ट होता है। और इसकी ये ट्यूशन फ़ी है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कितने बनते हैं ये हमारी करेंसी में, ये ज़रा देखते हैं। तो ये 1.5 साल की फ़ी है यन, तो PKR
तो ये इनकी टोटल फ़ी बनती है हमारी करेंसी में, ठीक है, 31 लाख बनते हैं। लेकिन आपको सारे के सारे आई थिंक एट ए टाइम नहीं देने, आपने शुरू में 6 महीने की फ़ी दे के आप यहाँ पे आ सकते हो। और उनकी अगर आपने हॉस्टल में लेना है तो ज़ाहिर है आपको फिर उनकी हॉस्टल की फ़ी भी एडवांस में देनी है। मैंने आपको ये स्कूल का बताया, ये इनका फ़ोन नंबर भी है, आप इनको डायरेक्टली जो है कॉल भी कर सकते हैं, आप इनको जो है ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी ये स्कूल बना है 2018 में और इनके पास टोटल कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे लिमिट्स होती हैं स्कूल के साइज़ के हिसाब से, इनकी जो है लिमिट्स होती हैं। और इन्होंने जो है अपनी यहाँ पे फ़ीस वगैरह के बारे में बताया कि ये 18 से ये जिनके है, अगर आप रूम इनके पास रेंट करते हैं तो ये इनकी फ़ी है, ठीक है। तो उस जो है उस रूम में जो है आपका ऑलरेडी जो है आपका किचन भी है, टॉयलेट भी है और बेड वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह आपका ऑलरेडी पड़ा है। तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी तस्वीरें वगैरह भी दी हुई हैं, किस तरह छोटा सा एक किचन है, एक ही रूम में मतलब सब कुछ उन्होंने मैनेज किया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है आप खुद स्कूलों से रब्ता कर सकते हो, तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम और स्कूल को ढूंढना चाहें तो हम इस तरह सेम तरीके से, सेम मेथड से हम दूसरे स्कूल भी सर्च कर सकते हैं। अब जिस तरह जो है जो नेक्स्ट स्कूल था, तो हम यहाँ से ज़रा बैक जाते हैं। अब ये और भी यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स हैं, ये UJSJ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये शिबुया में है, ये शायद मेरे घर के पास है। तो किसी किस्म की अगर मैं शिबुया के पास रहता हूँ तो अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा तो मैं उनके पास जाके इन्फॉर्मेशन भी ले सकता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं लग रही, या उनके साथ रब्ते के बाद भी, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप उनसे रब्ता करके करे बगैर मुझे बोल दें जाके देखे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा जो है अगर मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए कुछ स्कूल में जो है ईजी हो सकता है, तो हम ChatGPT के पास जाएंगे और जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स इन जापान वेयर Pakistani students can get easy admission। तो कुछ स्कूल का ये कह रहा है कि JLPT होना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्कूल का ये है कि आपने 150 आवर्स ऑफ स्टडी आपने अपनी कंट्री में की हो, ठीक है। ये आपने स्कूल से पता करना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपके पास आपका इंटर होना लाजमी है, मतलब 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब यह है कि 12वीं आपकी पास होना लाजमी है, ठीक है। और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास अगर फाइनेंशियल, या तो यह है कि आपका गारंटर हो, आप खुद अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका गारंटर आपका जो है आपके पेरेंट्स बन सकते हैं, आपका भाई बन सकता है, ठीक है। और आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, या फिर यह है कि गारंटर आपकी जो है आपकी गारंटी ले, उसने अपने बैंक में दिखाने पैसे, ठीक है। तो ये आईची में है, यामासा इंस्टीट्यूट। और तो चलें अभी जो है हम सबसे पहले जो है हम यामासा स्कूल को ढूंढते हैं कि इन्होंने जो इसने सजेस्ट किया है। तो यामासा स्कूल में जो है ये रहा यामासा इंस्टीट्यूट, आईची प्रीफेक्चर, ये आईची में है। तो इनकी ज़रा वेबसाइट पर देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जापानीज़ इन जापान, जापानीज़, ठीक है, ये उनकी वेबसाइट है। एनरोल इफ़ यू आर रिक्वायर्ड स्टूडेंट वीज़ा, इफ़ यू डोंट रिक्वायर, ये तो उनके लिए जब आप अगर यहाँ पे नहीं हो, मतलब ये कि जब आप ऑलरेडी जापान में हो तो आपको स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो फिर ये उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि उसमें क्या क्या होंगे। सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे। उसके बाद आप अपने उनके सिस्टम में अपने जो आपकी डिग्रीज़ हैं, आपकी CV है, वो आप अपलोड करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इसमें आपसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये होगा कि ये आपसे जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो फिर आपको जो है ये पेमेंट के लिए कहेंगे, आपने पेमेंट करनी है। तो उसके बाद जो है ये इमिग्रेशन में आपका जो है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी बोलते हैं, आप उसके लिए आप अप्लाई करोगे। तो ये अपनी स्क्रीनिंग फ़ी, यहाँ पे जो आपने स्क्रीनिंग फ़ी एक इनिशियल एक छोटी सी अमाउंट फ़ी होती है, वो आपने देनी होती है। वो तकरीबन आई थिंक $30 होती है या $50 भी हो सकती है, एग्जैक्टली हर स्कूल की अलग होती है, तो वो आपने देनी होती है।
उसके बाद ये आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो फ़ी होती है आपकी, वो फिर स्कूल की सारी फ़ी होती है, जो टोटल फ़ी होती है। जब आपके सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी बन गया आपका, तो फिर ये आपसे टोटल फ़ी लेते हैं। तो ये जो है, ये इन केस आपको किसी वजह से आपका वीज़ा नहीं लगता, जो टोटल फ़ी है वो रिफ़ंड होती है, लेकिन ये जो आपको एप्लीकेशन फ़ी, जो प्रोसेसिंग फ़ी है, ये आपको रिफ़ंड नहीं करते ये लोग, ठीक है। उसके बाद जो है इमिग्रेशन से आपको परमिशन मिलती है, और उसके बाद जो है आपका वीज़ा लगता है एम्बेसी से, और उसके बाद जो है आप एक मतलब ये तो फिर फॉर्मेलिटी होती है। जब यहाँ तक हो जाता है तो फिर ये ऑनलाइन जापानीज़ टेस्ट, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद आप जापान पहुँचते हो, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्कूल में अपनी शुरू कर देते हो आपका काम, ठीक हो गया। ये उन्होंने सारी डिटेल बताई है। और बैंक स्टेटमेंट में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए डिपेंड करता है कोर्स पे, कि आपका कोर्स कितना लंबा है। तो ये उन्होंने जो है इस तरह की ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, उनकी ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। और ये यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी डॉर्मेट्री वगैरह के भी दी हैं, कि उनके अपार्टमेंट्स भी हैं, डॉर्मेट्रीज भी हैं, रूम्स मतलब मिक्स काइंड ऑफ वो भी हैं। तो जिसमें भी आप रहना चाहो तो आप यहाँ पे रह सकते होते हो। और फर्दर जो है कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप पहले इनकी वेबसाइट विज़िट करें, जिस तरह मैंने ढूंढी इनकी वेबसाइट, तो आप इनकी वेबसाइट विज़िट करें। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आप इनसे पूछें, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो फिर मैं अभी हमको आपको गाइड कर दूँगा। अगर उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आती तो मैं इनको, ये इनका नंबर है, ये इनका नंबर है। अगर आप बाहर से कॉल करें तो आपने ये वाला इनिशियल जो है ये कोड आपने लगाना है। अगर आप विद इन जापान हो तो फिर आपको ये कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमेल करना चाहो, ये इनकी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हो। आपने सिर्फ इनकी फ़ी देनी है, आपको किसी एजेंट को फिर पे नहीं करना।